अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम 5th सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के दिन भी हम कुछ कोर्सेज को देखेंगे कि इनमें हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले है अलजेब्रा 1। ठीक है, अलजेब्रा 1 में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, इनके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 6 में ही बता दिया था। मुझे इस बारे में नहीं था पता कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लास को, वगैरह वहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बताता। तो वहाँ पे लेक्चर नंबर 6 में मैंने डिटेल्स बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। और लेक्चर नंबर 6 में मैंने ये भी कहा हुआ है कि अगर आप मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक और लेक्चर मिल जाएगा रेजिड्यू क्लासेस के बारे में, वही मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब इसमें अलजेब्रा 1 में तो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक बताया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इसी लेक्चर में। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस हेडिंग लगा लें, इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लासेस हमने क्यों बनानी है। ठीक है, तो जब हमने थोड़ा सा फोकस किया ना तो हमें पता चला कि Z3 भी एक चीज़ होता है, यानी कि ये भी हमारे पास ग्रुप्स बनाते होते हैं या नहीं बनाते या जिस तरह भी है। तो इन सेट्स की भी हमें ज़रूरत पेश आई। ठीक है, इनकी अब ये इसमें 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, इसमें 0 1 2 नहीं लिखा हुआ, ये 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास है। अब क्लास कौन सी है, तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस है। ठीक है, ये हमारे पास इक्विवेलेंस इसमें क्लासेस यूज़ हो रही हैं। अब इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं और इन्हें हम कैसे बनाते हैं, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ये अंडर मोड 3 पे बात की गई है। अंडर मोड 3 की ये हमारे पास क्लासेस हैं। सही, इक्विवेलेंस क्लासेस बनाने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली ये कि आपके पास एक सेट होना चाहिए, ठीक है, और जिस पे इक्विवेलेंस क्लासेस बनानी है। और दूसरा ये है कि आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब आप डिटेल से पढ़ के आए छोटी क्लासेस में। इसका मतलब वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, और नंबर 3 वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को हम कहते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेंगे और एक सेट लेंगे, उन दोनों की मदद से हम इक्विवेलेंस क्लासेस बनाया करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम Z3 को कैसे बनाएंगे ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, हम यहाँ पे लेते हैं एक रिलेशन, कंग्रुएंस रिलेशन ले लेते हैं, A इज कंग्रुएंट टू B mod M। ठीक है, mod M। तो सबसे पहले हम इसको साबित करवाएंगे कि ये वाली चीज़ इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, ये वाली चीज़ इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। ये हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिया, और अगर हमने सेट लेना है तो सेट हम इंटीजर्स का ले लेते हैं। तो Z एक सेट ले लिया, किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, Z हमने सेट ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स 0 +- 1 +- 2 और सो ऑन, ये चीज़ें चलती गई। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन ये है कि नहीं, तो इस पे भी लेक्चर मौजूद है कि कंग्रुएंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी कि ये 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। कैसे, तो मैं बता देता हूँ। जब इसकी डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इसको ओपन करेंगे तो इसका मतलब होता है M डिवाइड करता है A - B को। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि M डिवाइड करता है B - A को। ठीक है, हम दोनों तरफ से इसको लिख सकते हैं। अब देखें, चलें ये एक चीज़ लिख देता हूँ, ये वाली ही। ठीक है, अब देखें ये वाली चीज़ आगे, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने लगा हूँ। देखें, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। वैसे ये नंबर थ्योरी की चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास आएगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि M डिवाइड करे A - A को, यानी कि ये चीज़ जो है वो ये भी ठीक होनी चाहिए। इस वाली चीज़ को मैं दुरुस्त साबित करवाने लगा हूँ, mod M। ठीक है, mod M। तो ये सभी को पता है कि A हर कोई नंबर अपने आप के जो कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी कि ये देखें ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इससे रिजल्ट निकलेगा M डिवाइड करता है 0 को। तो M क्या है, एक इंटीजर है जो कि नेगेटिव नहीं था हो सकता। तो हर एक नंबर जो है,
हर एक इंटीजर जो है जो कि ज़ीरो ना हो वो ज़ीरो को डिवाइड करता ही है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी साबित हो गई, यानी कि ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। दूसरा ये है, हमने साबित करना है कि अगर दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमने साबित करना है कि अगर A इज़ कंग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M है, अगर A इज़ कंग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M है, देन फिर हमारे पास B इज़ कंग्रुएंट टू A मॉड्यूलो M हो, B इज़ कंग्रुएंट टू A मॉड्यूलो M हो। ठीक है, ये वाली चीज़ अब हमने साबित करनी है। तो इसको साबित करने के लिए देखें, पहले इसको लेके चलूंगा, तो इसका मतलब है कि m डिवाइड करेगा a माइनस बी को। ठीक है, अगर m डिवाइड करता है किसी नंबर को तो m उसको नेगेटिव को भी डिवाइड किया करेगा। एग्जांपल ये देखें, जैसे ये डिवाइड करता है ना इसको, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड करेगा 2 को कह लें। ठीक है, या यहाँ पे आप 2 कर लें तो यहाँ पे आप 4 आ जाएगा आंसर, यानी कि 2 डिवाइड करता है ना 4 को, तो इसका मतलब है 2 डिवाइड करेगा -4 को भी। ठीक है, अगर एक नंबर एक दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड किया करेगा, तो इसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, तो इसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये बन गया m डिवाइड करता है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आ गया -a + b, तो ये बन गया b - a। जिस तरह इसकी डेफिनेशन से ये चीज़ ओपन की थी, अब इसकी डेफिनेशन से जब इसे क्लोज करेंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो साबित हो गया, यानी कि यहाँ से हमने ये चीज़ बना दी, यानी कि यहाँ से ये चीज़ हमने बना दी। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव वाली को चेक करनी हो तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर A इज कंग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M हो, ठीक है, एंड B इज कंग्रुएंट टू C मॉड्यूलो M हो, देन आपने साबित करवाना है कि A इज कंग्रुएंट टू C मॉड्यूलो M, यानी कि अगर A B के कंग्रुएंट है, B C के कंग्रुएंट है, तो हमने साबित करवाना है कि A जो है वो C के कंग्रुएंट होगा। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई होगी तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी और हम कहेंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखें इसको, यहाँ से हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या निकल के आएगा, m डिवाइड करता है a माइनस बी को। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या निकल के आएगा कि m डिवाइड करता है b माइनस सी को। ठीक है, इसको जब हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय समथिंग इंटीजर, फर्ज किया इसे मैं c1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के तहत मैंने लिखा, और ये आ जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय C2, ये भी मैंने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा है। हम किस चीज़ को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम B को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि रिलेशन हमें A और C में चाहिए। तो यहाँ से B की वैल्यू फाइंड करें तो B इक्वल आ जाएगा MC2 प्लस C। ठीक है, ये B की वैल्यू आ जाएगी, और ये B की वैल्यू जो है आप इसमें पुट कर दें। ठीक है, आप चाहें इसमें, तो ये हमारे पास बन जाएगा M माइनस B की वैल्यू, ये माइनस MC2 और माइनस C बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा MC1। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से बनेगा MA माइनस C, और उस तरफ जाकर बन जाएगा MC1 और प्लस MC2। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा A माइनस C इक्वल टू m कॉमन आ गया, बाकी क्या बच जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 एक इंटीजर था, C2 एक इंटीजर था, तो इन दोनों का सम भी एक इंटीजर होगा, तो आ जाएगा E माइनस C इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, तो इसका मतलब क्या आएगा, यानी कि अगर कोई इंटीजर इज इक्वल टू m की इस तरह लिखा हुआ है तो हम कहते हैं कि m डिवाइड करेगा इस वाली चीज़ को, यानी कि m डिवाइड करेगा a माइनस सी को। अगर m डिवाइड करता है a माइनस सी को, तो इसको कंग्रुएंस में हम इस तरह लिखेंगे कि a इज कंग्रुएंट टू c और मॉड्यूलो m बाय डेफिनेशन। ठीक है, जिस तरह हमने चीज़ें ओपन की थी उस तरह क्लोज कर दी। तो ये देखिए, ये चीज़ कहाँ से बनी है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ से बनी है, जब इसको और इसको लेके चले थे, इसको लेके चले थे, ये वाली चीज़ हमने बना ली। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब कि ये वाला रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ये वाला हमने एक रिलेशन उठाया है और ये वाला एक जी सेट उठा लिया है। अब इन दोनों को यूज करते हुए हम क्लासेस बनाने लगे हैं। देखिए, सबसे पहले अंडर मोड 3। ठीक है, यहाँ पे मैं मोड कौन सा लेके चलूंगा, मोड 3 लेके चलूंगा। ठीक है, तो अब छोटा सा मोड लेके चलने लगा हूँ, वगैरह मोड m के रिलेटेड जो क्लासेस बनेगी वो 0 से लेके m-1 तक बनेगी। तो इसके ऊपर वीडियो लेक्चर बना हुआ है, आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। वैसे यहाँ पे मैं मोड 3 वाला करने लगा हूँ। ठीक है, अब देखें, सेट ऑफ इंटीजर में सबसे पहले क्या आ रहा है, 0, तो 0
0 के अलावा और 3 होगा और -6 होगा, +6 होगा और 9 होगा, इसी तरह से ये चीज़ें चलती जाएंगी। ये सारी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी अंडर मॉड्यूलो 3। ठीक है, मतलब इसका क्या है, जब 3 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करवाएंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 6 को अंदर रख के 0 पे डिवाइड करवाएंगे 3 आएगा, 0 आएगा, 9 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करवाएंगे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ये सारे आपस में कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉड्यूलो 3 के। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें तो ये 0 में 1 ऐड करें 1, 3 में 1 ऐड करें 4, 4 में 1 ऐड करें क्या आ जाएगा, 6 में 1 ऐड करें 7 और 9 में 1 ऐड करें 10। ठीक है ना, इसी तरह से ऑन। और यहाँ पे -3 में 1 ऐड करें तो -2 आ जाएगा, इसमें 1 ऐड किया तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अंडर मॉड्यूलो 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 1 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करवाएं रिमाइंडर 1, 4 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करवाएं रिमाइंडर 1, 7 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करवाएं 3 पे डिवाइड करवाएं रिमाइंडर 1, -2 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करवाएं रिमाइंडर 1। ठीक है, तो इस तरह ये आपस में रिमाइंडर के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं अंडर मॉड, ये वाली चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह इसमें 1 ऐड करूँ तो ये 3 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह 2 कॉन्ग्रुएंट होगा 5 के और 5 कॉन्ग्रुएंट होगा 8 के, 8 कॉन्ग्रुएंट होगा 11 के और सो ऑन ये चीज़ें। और यहाँ पे अगर हम डिस्कशन करें तो ये -1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये -4 के और ये सो ऑन चीज़ें चलती गई। ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाएगा मोड 3 में। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेज बनेंगे। ठीक है, जब अब देखें इसमें मजीद 1 ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, ये 6 बन जाएगा, ये फिर 9 बन जाएगा, फिर ये 12 बन जाएगा। और यहाँ पे देखें तो इसमें 1 ऐड किया तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, इसमें 1 ऐड किया तो ये हमारे पास -3। तो ये वाली क्लास जो है ना, दोबारा ये वाली क्लास जो है दोबारा ये वाली ही बन गई है। ठीक है, तो अंडर मोड 3 लेके चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेज बनेगी। चौथी बनाने की कोशिश करेंगे वो पहली वाले के सेम हो जाएगी, 5वीं बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो वो इस वाले के सेम हो जाएगा, आगे वाली बनाने की कोशिश करेंगे वो इस वाले के सेम हो जाएगा, उससे आगे वाली बनाने की कोशिश करेंगे फिर ये सारे 3 सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ 3 क्लासेज बनेंगी। ठीक है, तो इस क्लास को हम कहते हैं 0 क्लास, इसको 0 बार का नाम दे देता हूँ, इस क्लास को 0 बार का नाम दे देते हैं, इस क्लास को 1 बार का और इस क्लास को 2 बार का। ठीक है, तो इस वजह से ये Z3 में ऐसे एलिमेंट्स रखे गए हैं 0 की क्लास में जो कि अंडर मॉड्यूलो 3 कॉन्ग्रुएंट है। 1 के ऊपर बार का मतलब है कि वो क्लास रखी गई है कि जो अंडर मॉड्यूलो रिमाइंडर 1 देते हैं। 2 क्लास का मतलब है कि इसमें वो एलिमेंट रखे गए हैं जो कि अंडर मॉड्यूलो 3 जो है वो रिमाइंडर 2 देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कितनी क्लासेज हैं, 3 क्लासेज आ गए। ठीक हो गया। इसी तरह आप 8 वाले की क्लासेज बनाना चाहें तो Z8 हमारे पास आ जाएगा, Z8 आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारे पास क्लास आएगी। आप चाहें तो 0 क्लास की जगह 8 क्लास भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसकी क्लास की जगह 9 क्लास भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्लासेज आपस में सेम होंगी। अब यहाँ पे मज़े की बात देखें तो ये जो हमने क्लासेज बनाई हैं इन क्लासेज का अगर आप यूनियन ले तो यूनियन का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट देखें, 0 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 10 ये चलते जा रहे हैं प्लस में, माइनस में करने हो तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो जब इनका यूनियन लेंगे तो ये दोबारा पूरा सेट बन जाएगा। ठीक है, उन क्लासेस का यूनियन जो होता है, इन सारी क्लासेस का यूनियन दोबारा वो सेट बन जाएगा। ठीक है, और अगर इनका इंटरसेक्शन ले तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। इनका इंटरसेक्शन लेके देख लें, जो चीज़ इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है वो इसमें। ठीक है, इस तरह। और इनको हम पार्टीशन भी कहते हैं। तो पार्टीशन यानी कि पार्टीशन तो इसे कहते हैं ना, यानी कि ये देखिए अगर ये हमारे पास एक Z का सेट है, अगर ये हमारे पास एक Z का सेट है तो हमने इसकी पार्टीशंस कर दी, कितनी पार्टीशंस कर दी। तो पार्टीशन मैं इसकी कैसे करूँ 3 बराबर हिस्सों में, तो इस तरह सर्कल बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये सर्कल है, इसको मैंने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, इसमें आप कह लें कि ये आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 3 6 -3 -6 वो यहाँ पे आ गया, 1 4 7 ये वाली यहाँ पे चीज़ें आ गई। और यहाँ पे अगर नेगेटिव वाले भी आएंगे ना यहाँ पे, और इसमें -3 -6 वाले आएंगे और इसमें भी आ जाएंगे, और इसमें आ जाएंगे हमारे पास 2 5 8 5 8 इस तरह के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पूरा सेट था, इसकी 3 पार्टीशन होंगी। तो ये पार्टीशन का एक स्पेशल केस हमने उठाया है
पार्टीशन का हमने एक स्पेशल केस उठाया है जिसे हम इक्विवेलेंस क्लासेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये असल में पार्टीशंस ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये इक्विवेलेंस क्लासेस के तौर पे यूज़ होंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास ये वाली चीज़ें थी। और क्लास को ज़ाहिर करने का जो तरीका है हम इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि ज़ीरो की क्लास लिख सकते हैं या ज़ीरो की क्लास लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह क्लास ज़ीरो की लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह इसको लिखने के डिफरेंट वे हैं। तो ये देखें जी इंटीजर सेट लिया, ए और बी इंटीजर से लिए, क्यों? क्योंकि ये रिलेशन हम डिफाइन करेंगे कि इसके ऊपर यानी कि इस सेट और इस रिलेशन की कंग्रुएंस रिलेशन बनानी है, की क्लासेस बनानी है ना, ठीक है। तो ये 0 की क्लास, ये 1 की क्लास, ये 2 की क्लास बताया हुआ है। और यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि इस अलजेब्रा 1 की समझ आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, इसमें एक होता है स्केलर पॉइंट वेक्टर, एक होता है स्केलर पॉइंट और एक होता है वेक्टर पॉइंट, ठीक है। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा शायद, एक मिनट, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स और वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देखा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा और स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। ये देखें, ये लिखा हुआ है वेक्टर पॉइंट फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा इसी तरह, ठीक है। स्केलर में टी की कोई भी वैल्यू पुट करें, इसका आंसर स्केलर आएगा। ये देखें, ये हम स्केलर पॉइंट फंक्शन का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि स्केलर होगा। 7t² + 9t, यहाँ पे हम लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे हम लिख के दिखाता हूँ। 5t हम ले लें, फ़र्ज़ किया है कि t² + 7t + 9 ले लिया हमने ये, ठीक है। तो t की आप कोई भी वैल्यू पुट करें, फ़र्ज़ किया मैं t की वैल्यू पुट कर देता हूँ 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 7 2 बार 14 और प्लस 9 18 और ये 27 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। लेकिन अगर मैं इस तरह का कोई फंक्शन ले लूँ, f(t) इज़ इक्वल टू इस तरह का ले लेता, यानी कि 2t और i(कैप) प्लस 7t, यहाँ पे स्केल ले लेता हूँ, ठीक है ना, 7t और j(कैप) प्लस 11 और k(कैप) ले लेता, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर t की वैल्यू पुट करूँ, ये वेक्टर है तो वेक्टर की अलामत आएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये अब t की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास f(2) इज़ इक्वल टू 2 * 4, 4 × 2 8i प्लस 7 × 2 14, 14j और प्लस ये आ जाएगा 11k, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और ये हमारे पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक हो गया। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ये इसकी एग्जांपल दी गई है। स्केलर में t की कोई भी वैल्यू पुट करें, इसका आंसर स्केलर आएगा। तो देखें, t की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे ना आप, तो आंसर क्या आएगा? स्केलर आएगा। और वेक्टर में t की कोई भी वैल्यू पुट करें, इसका आंसर एक वेक्टर आएगा। तो इसमें जो भी वेक्टर में t की वैल्यू जो भी पुट करेंगे तो आंसर हमेशा वेक्टर ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ i, j, k यूनिट वेक्टर्स यानी कि डायरेक्शंस का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि पेज नंबर, बुक की पेज नंबर 175 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है? एक डेल ऑपरेटर होता है। डेल की वैल्यू क्या होती है तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। डेल वेक्टर की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो इक्वल होगी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी और के यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होती है। अब कई बुक्स में क्या किया जाता है कि कई बुक्स में नहीं, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि आई यूनिट वेक्टर हम पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और प्लस जे यूनिट कैप पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और प्लस के यूनिट वेक्टर और ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ठीक है। तो ये डेल की वैल्यू होती है। अब अगर डेल को एक स्केलर पे अप्लाई करवाएंगे, यानी कि यानी कि अगर इस तरह लिखेंगे और इसके साथ स्केलर आ जाएगा, ठीक है। तीन चीज़ें यहाँ की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एक तो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई, एक तो क्या है, एक दफ़ा ये हमारे पास वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर के साथ। अब अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में आएगा या तो वेक्टर के साथ वो क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है, या वो वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। अगर हमारे पास वो डेल इसके साथ आ रहा है स्केलर के साथ तो ये हमारे पास ग्रेडियंट बनाएगा, ठीक है, ये हमारे पास ग्रेडियंट बनाएगा। अगर हमारे पास वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ आ रहा है तो ये डाइवर्जेंस होगी और अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा है तो ये हमारे पास कर्ल होगी, ठीक हो गया। अब देखें, अगर इस तरह लिख दिया जाए, यानी कि ये हमारे पास होगी, ये हमारे पास ग्रेडियंट होगा, ये हमारे पास ग्रेडियंट होगा,
ये हमारे पास कर्ल होगा और ये हमारे पास डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस। ठीक है, अब देखें अगर इसको अप्लाई करना हो तो ये डेल ऑपरेटर, और अगर मैं यहाँ पे फाई ऑफ टी ही लिख देता, फाई ऑफ टी, तो ये हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये आ जाएगी ये आई यूनिट वेक्टर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, जे यूनिट वेक्टर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और प्लस के यूनिट वेक्टर, और ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल जी आ जाएगा। ठीक है, और आगे फाई ऑफ टी की वैल्यू ये वाली लिखी है, ये वाली टी स्क्र प्लस 70 प्लस 9, तो ये आ जाएगा टी स्क्र प्लस 70 प्लस 9 इस तरह। अब ये देखें, अब ये वाला पहले सारा इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई 70, फिर सारा इसके साथ मल्टीप्लाई। हाँ, इनका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं ना है, तो फिर जो हमें फाई ऑफ टी दिया जाएगा मतलब इस तरह दिया जाएगा 2xy ठीक है, प्लस इस तरह इस फॉर्म में दे दिया जाएगा वो। ठीक हो गया, यहाँ टी स्क्र कर लें और यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स स्क्र वाई जी टी, इस तरह दिया जाएगा ताकि हम उनका पार्शियल डेरिवेटिव भी ले सकें। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको सिंपल तौर पे, ये पहले एग्जांपल के तौर पे ये वाली चीज़ वैसे ही बताई थी, वगैरह कम्प्लेक्स फंक्शंस आया करेंगे। कम्प्लेक्स मतलब कि मुश्किल थोड़े से, ठीक है, यहाँ ये नहीं कह देना कि योटा वाली फॉर्म वाले, कम्प्लेक्स लफ्ज़ होता है पेचीदगी वाले, यानी कि मुश्किल फंक्शन आएंगे जिसमें एक्स वाई भी आ जाएगा ना, वो वाले। तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, बाकी बुक से एग्जांपल पढ़ेंगे, आगे स्टार्ट हो जाती है टोपोलॉजी, तो बाकी बुक से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा तो सर ने कहा था बुक से पढ़िएगा, ये आप लोग के पढ़ने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा गाइड कर देता हूँ। ये देखें फाई ऑफ टी, अब उन्होंने एक ऐसा फाई ऑफ टी को अब उन्होंने फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी का नाम दे दिया। इसका मतलब है कि ये फाई डिपेंड कर रहा है तीन चीज़ों पे, कौन सी? एक्स वाई जी पे। ठीक है, ये वाला इस तरह। तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और if to each point x, y, z of a region in space there corresponds a unique number are scalar, then phi is called the scalar function of position or स्केलर पॉइंट फंक्शन ही ना। कहता है कि वो ये देखें एक रीजन बनेगा इसका सारा, हर एक पॉइंट के रिलेटेड इसका एक उनको इकट्ठा करके एक रीजन बना करेगा, और जब ये वैल्यूज पुट किया करेंगे तो उसके कोरेस्पोंडेंट एक स्केलर आएगा ये वाला। ठीक है, देखें ना, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखें अगर मैं फाई लिख दूँ, फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी लिख दिया है, और इक्वल टू मैं लिख दूँ एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, ये वाली चीज़ लिख दूँ। अब अगर मैं 0,1,2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0,1,2, तो इसके आंसर क्या आएगा? कोरिस्पोंडिंग 0 + 1 + 2 आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 3। तो इस पूरे रीजन ये तो एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट के रिलेटेड फाई का आंसर क्या आया? फाई का आंसर एक वैल्यू आया है। इसी तरह पूरे रीजन यानी कि हर एक पॉइंट, ये वाले जैसे जैसे वैल्यू चेंज करी जाऊंगा एक एक पॉइंट बनेगा ना, जैसे ये एक पॉइंट था तो उस पूरे रीजन, हर एक रीजन के एक पॉइंट के थ्रू हमारे पास एक वैल्यू आया करेगी। ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप खुद रीड करिएगा, क्योंकि जो क्लास में चीज़ें बताई जाती हैं मैंने तो सिर्फ उसके बारे में ही बताना है, ये आपके खुद पढ़ने के लिए। वेक्टर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर फील्ड क्या होती है इसको आपने देखना है। और इसके बाद लेवल सरफेसिस सर ने कहा है कि जब इसके बारे में इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें जहाँ पे, तो फिर वहाँ पे मैं आपको नॉर्मल साइज़ के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो ये अभी पढ़ने का नहीं कहा। और इसके बाद ये डेल ऑपरेटर के बारे में कहा है, तो डेल ऑपरेटर क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये डेल वेक्टर है, आई ये इस तरह पहले भी लिख सकते हैं वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, और बाद में भी। और इसके बाद ग्रेडियंट क्या होता है, तो फाई को जब यानी कि ये ग्रेडियंट मैंने आपको बताया हुआ, ये वाला ग्रेडियंट देखें जब स्केलर पे अप्लाई करेंगे ना, किसी स्केलर यानी कि फाई ऑफ टी या फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी, तो इस पे अप्लाई करेंगे जब, तो ये इस तरह ग्रेडियंट आएगा। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर ये एक कांस्टेंट है देन इसकी वैल्यू 0 आएगी। कांस्टेंट का मतलब है कि उसके एक्स वाई जी टर्म जो है वो 0 वो वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है वहाँ पे एक्स वाई जी वाली टर्म नहीं होगी। जब वो नहीं होगी तो डेरिवेटिव ज़ाहिर सी बात है कि उनका आंसर 0 आया करेगा। तो इसका आंसर 0 कब आएगा? जब उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 1 है, तो एग्जांपल नंबर 1 देखें, ये हमें फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी दिया गया है और हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है एट दिस पॉइंट। तो सबसे पहले देखें ये डेल ऑपरेटर अप्लाई होगा इन सारे पे, यानी कि मैं इसको ये सारा इस पे अप्लाई होगा। तो पहले देखें x के रिस्पेक्ट है तो इसका डेरिवेटिव बाकी चीज़ एज ए कांस्टेंट आ जाएगी। y के रिस्पेक्ट है तो y वाले का डेरिवेटिव जहाँ जहाँ y आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव बाकी चीज़ें एज ए कांस्टेंट आएंगी, और बाकी g वाले का डेरिवेटिव बाकी चीज़ें एज ए कांस्टेंट आएंगी, और बाद में पॉइंट पुट कर देंगे। तो आखिरी है इसके बाद फिर, यानी कि इतना ही हमारा काम है आज का। तो इस एग्जाम्पल को मैं सोल्व ही करवाता हूँ। ठीक हो गया, इस एग्जाम्पल को हम सोल्व ही कर लेते हैं।
इस एग्जांपल को हम सोल्व ही कर लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी जो हमें दिया गया है वो है 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और जी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए जब मैं डेल अप्लाई करूंगा इस पे डेल ऑपरेटर आ गया ये फाई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी के ऊपर। तो ये हमारे पास डेल की वैल्यू जहाँ यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ ये आ जाएगी आई और ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और प्लस जी और ये आ जाएगी सिग्मा ओवर पार्शियल जी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये आगे वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर वाई और आगे आ जाएगा माइनस वाई क्यूब और z का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ये वाली चीज़ इस सभी पे अप्लाई होएगी तो हमारे पास आ जाएगा i यूनिट वेक्टर और पार्शियल ओवर पार्शियल x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब जी स्क्वायर। ठीक है, और आगे आ जाएगा प्लस जे यूनिट कैप। अब ये वाली सारी चीज़ इस पे अप्लाई होएगी तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई क्यूब जी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली सारी चीज़ अप्लाई होएगी तो हमारे पास आ जाएगा प्लस के यूनिट वेक्टर और पार्शियल ओवर पार्शियल जी और यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब जी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये आई यूनिट कैप वैसे का वैसे ही। अब इसका पार्शियल यानी कि यहाँ पे देखें तो 3y एज ए कॉन्स्टेंट आएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं ना तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तो ये 3xy बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ और ये बन जाएगा 2x। ठीक है, और प्लस माइनस वाई क्यूब जी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे x नहीं मौजूद तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0 हो जाएगा। ये या 1 मौजूद है तो 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये z यूनिट कैप y यूनिट कैप आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें 3x स्क्वायर वैसे का वैसे ही और y 1 है तो y का डेरिवेटिव 1 और माइनस जी स्क्वायर वैसे का वैसे ही और वाई क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया प्लस के यूनिट वेक्टर आ जाएगा और देखें 3x स्क्वायर वाई इसका ये कांस्टेंट है क्योंकि जी नहीं है तो इसका 0 आ जाएगा माइनस वाई क्यूब और जी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। ये आ जाएगा 6xy और माइनस ये चीज़ 0 हो जाएगी और इसके साथ i यूनिट वेक्टर। ठीक है, और प्लस ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, और ये उसके साथ j यूनिट वेक्टर आ जाएगा और प्लस हमारे पास ये बन जाएगा माइनस 2zy क्यूब और इसके साथ k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एट द एंड इसको कट कर दें, ये हमारे पास इस तरह चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया, अब इसमें जो हमें पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट आप पुट कर दें। ये देखें ये पॉइंट दिया गया है, आप पॉइंट को पुट कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो है वो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये हमारा यहाँ तक ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी को। ठीक है, तो ये यहाँ से टोपोलॉजी स्टार्ट होगी, ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से। तो ये हमारे पास आ गई टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी से पहले हम ज़रा डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री इसमें हम पढ़ेंगे पैरामीटराइजेशन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे पैरामीटराइजेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास एक अल्फ़ा फंक्शन होगा जो कि एक इंटरवल ए बी से लेके R3 तक डिफाइन होगा। देन अगर ये वाली चीज़ है देन एक जी फंक्शन होगा जो कि सी डी से लेके ए बी तक डिफाइन है। अब देखें कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, ठीक है ना, इसकी रेंज है। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है तो इसकी जो डोमेन इसका जो रीपैरामीटराइजेशन होगी वो ये वाली होगी। ठीक है ना, ऊपर वाला फंक्शन है इसकी जो डोमेन इसकी जो रीपैरामीटराइजेशन होगी वो ये वाली होगी अगर जो है वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। क्या, जी जो है ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि जी 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और दूसरी ये है कि जी और इसका इन्वर्स, इसके इन्वर्स को हम एच का नाम दे देते हैं, एच फंक्शन का। ठीक है, और अगर जी यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन है तो एच जो है वो ए बी से लेके सी डी तक डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि ये उसका इन्वर्स है। क्योंकि आपको इन्वर्स में पता है कि डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाती होती है। ठीक है, तो जी और इसका इन्वर्स जो है उन फंक्शंस की जो क्लासेस हैं वो सेम हो, आर ऑफ क्लास सी के। ठीक है, दोनों की क्लास सेम हो। क्लासेस क्या होती हैं ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव लें, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो तो उसको हम उसकी क्लास कहते हैं। ठीक है,
तो हमने ये वाले सारे डिस्कस किया था। तो अल्फ़ा अगर हमारे पास एक कर्व है जो कि ए बी से लेके R3 तक है, जी हमने एक फंक्शन लिया जो कि इसको हम रीपैरामीटराइजेशन कहेंगे उसकी, अगर जी 1 1 on 2 हो, जी और इसका इन्वर्स जो है वो सी के क्लास से हो, ठीक है। अब इसकी हम कंपोजिशन पढ़ लेते हैं ज़रा सी। तो कंपोजिशन से पहले मैं कहता हूँ उसकी एक एग्जांपल आपको करवा दूँ। ये वाली एग्जांपल देख लें पहले, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1.7, ये मैंने जी ले लिया 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 से लेके यानी कि इस इंटरवल से लेके यहाँ तक, ठीक है। गिवन बाय जी आर, ये है जी आर हमें दिया गया है 1 + r², ठीक हो गया। तो हमने इसकी यानी कि अब हम इसका पहले इन्वर्स फाइंड करेंगे और दो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी। पहली कंडीशन ये कि इसको बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे यानी कि 1 1 और ऑन टू साबित करेंगे। दूसरी ये कि जी और जी का जो इन्वर्स है यानी कि इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करें, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी ऑफ आर हमें दिया गया है 1 + r², ठीक है। जी ऑफ आर हमें दिया गया है 1 + r², जी ऑफ आर हमें दिया गया है 1 + r², ठीक है। इसको y लेट कर लेते हैं उसको y, तो y इज इक्वल टू 1 + x² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा y - 1 इज इक्वल टू x², तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट प्लस माइनस y - 1। अब प्लस माइनस है तो अगरचे हमें पता है कि g का इंटरवल जो है वो 0 से लेके 1 से लेके 1 से 2 तक जा रहा है, ठीक है। जी हमारे पास ये है ना, दिया गया ऊपर ये वाला देखें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। एक तो ये है कि पॉजिटिव वैल्यू पुट करें हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्केयर लगा हुआ है, तो इसका इन्वर्स भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस वजह से हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव साइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन ही अकेला और अकेला प्लस ही आएगा, ठीक है। ये उसका क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। तो इन्वर्स को हमने कहा है कि h ऑफ x से डिनोट करेंगे और y में किसको लेके जा रहा था, y यहाँ पे आएगा r, ठीक है, ठीक है। ये वाला आ जाएगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि इस वाले फंक्शन को यानी कि मैं y के 3 जरिए लेके जा रहा था ना ये वाली चीज़, तो हमारे पास ये आ गया इन्वर्स फंक्शन। बाद में आपको बताया ना कि हम रिप्लेस कर देते हैं, तो ये रिप्लेस करके एट द एंड हमारे पास ये वाला इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। तो ये वाला इन्वर्स फंक्शन आ गया है। अब देखें हम साबित करेंगे कि जी 1 1 भी है ऑन टू भी, देन वो कहते हैं कि y जो है वो 1 1 भी है ऑन टू भी। इसको कैसे साबित करेंगे देखें। तो 1 1 ऑन टू साबित करने के लिए आपको पता है कि पहली बात तो ये है कि आर की कोई भी आप वैल्यू पुट करें तो हर एक वैल्यू पे एक आंसर आया करेगा, रिपीटेड आंसर कोई नहीं होगा, 1 1 होगा, ठीक है। फंक्शन यानी कि अगर इसका आप ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये जब आर की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इसका आंसर 1 से स्टार्ट, यानी कि इस तरह हमारे पास कोई इसका ग्राफ बनेगा और ये हमारे पास ग्राफ 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक हो गया। और इसके बाद पहली कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी हमने कहना था इन्वर्स और ये जो है एक ही क्लास से बिलोंग करें, इन्वर्स और ये जो है हमारे पास एक ही क्लास से बिलोंग करें। तो अगर आप देखें तो इसका डेरिवेटिव लें यानी कि इस जी ऑफ आर का, जी ऑफ आर हमारे पास 1 + r² था, इसका पहला डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2r, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। दूसरा डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आ जाएगा इसका क्या आंसर आ जाएगा 2। तीसरा डेरिवेटिव लें इसका तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 0। इसका चौथा डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर फिर 0 और सो ऑन। हम इसके इन्फिनिट डेरिवेटिव भी ले लेना, इसका हम इन्फिनिट टाइम्स डेरिवेटिव भी ले लें तो वो भी हमारे पास 0 ही आएगा, यानी कि इसकी जो क्लास होगी वो कौन सी होगी, सी इन्फिनिट, ठीक है। और इसी तरह अगर हम h वाले का लें तो ये हमारे पास h ऑफ r हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट r - 1। इसका पहली दफ़ा डेरिवेटिव लें तो आ जाएगा h डैश ऑफ r। इसका जब हम पहली दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा h डैश ऑफ r इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट r - 1, ठीक है। अब ये देखें ये कहाँ पे डिफाइन होता है, ये 0 पे अनडिफाइन होता है, किस पे, 0 पे अनडिफाइन। लेकिन g हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये g था, तो h हमारे पास क्या होगा, h हमारे पास 1,2 से लेके, ठीक है, 0,1 है। तो हम यहाँ पे देखें डोमेन की वैल्यू 1 से 2 तक 1 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो इससे इस सारी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइन ही रहेगा, ठीक है, अनडिफाइन नहीं होगा। इसी तरह आप इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और इसके लिए आ जाएगा -1/2 और बटे में आ जाएगा r - 1 और एक दफ़ा दोबारा r - 1, ठीक है। इसी तरह ये सोन बढ़ता जाएगा। तो इसके भी हम इन्फिनिट डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, तो इसकी भी
सी इन्फिनेट क्लास आ जाएगी। ठीक हो गया। तो दोनों की क्लासेस भी सेम हो गई, तो हम क्या कहेंगे, 10 जी इज पैरामीटराइजेशन ऑफ एनी कर्व ऑन 1,2। ठीक है, ये जी हमारे पास कोई भी डी पैरामीटर जी जो है ये डी पैरामीटराइजेशन होगी किसी भी कर्व का। वो कर्व कौन सी होगी इसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ यही पता है कि ये डी पैरामीटराइजेशन होगी उसकी। जी जिस कर्व की जी डी पैरामीटराइजेशन होगी वो कर्व हमें नहीं मालूम, बस इतना पता है कि किसी कर्व की डी पैरामीटराइजेशन होगी। ठीक है, ये जी जो है डी पैरामीटराइजेशन जिस कर्व की होगी उस कर्व का हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि जी जो है उस कर्व की डी पैरामीटराइजेशन है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल भी आ गए। इसी तरह लेट जी बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन है, अब इसको आप लोगों ने साबित करना है, ये आप खुद करिएगा। ठीक है, ये छोटी सी है, देखो ये मैंने बड़ी वाली करवा दी है। अब हम आगे इसकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ रेगुलर कर्व विद डी पैरामीटराइजेशन। रेगुलर कर्व का मतलब क्या होता है कि उसका जो डेरिवेटिव लें वो नॉट इक्वल टू 0 आए। ठीक है, अगर किसी का डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है तो वो रेगुलर कर्व होगी। देखें, इफ़ अल्फा इज रेगुलर कर्व, अल्फा जो है वो रेगुलर कर्व है। रेगुलर कर्व का मतलब ये है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। जी इज इट्स डी पैरामीटराइजेशन, जी जो है उस कर्व की, यानी कि जो अल्फा रेगुलर कर्व है, जी उस कर्व की डी पैरामीटराइजेशन है। ठीक है, तो देन कंपोजिशन क्या होगी, कंपोजिशन को हमने बीटा का नाम दिया है, तो ये अल्फा ऑफ जी होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा ऑफ जी हमारे पास होगा। अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर इज वेरिएबल इन। अब देखें आर जो है वो वेरिएबल होगा सी से लेके डी तक में कोई वैल्यू हो सकती है, और टी जो है वो कोई भी ए से लेके बी तक वैल्यू हो सकती है। ठीक हो गया। अब लिखा गया है कि अल्फा ओवर, अगर इसका ये किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है ना, यानी कि ये चीज़ किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो आ जाएगा डी बीटा ओवर डी आर, और इज इक्वल टू आ जाएगा डी अल्फा ओवर डी टी और डी जी ओवर डी आर। तो यहाँ से दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो डी बीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू आ जाएगा। अब ये देखें कि ये जो अल्फ़ा का फंक्शन है ये आर में होगा, और जो जी का फंक्शन है ये जी का जो फंक्शन होगा, यानी कि अगर इस चीज़ को हम लिखना चाहें हम इस तरह में लिख सकते हैं कि अल्फ़ा ऑफ जी ऑफ आर। ठीक है, तो अल्फ़ा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा, और आगे आर का डेरिवेटिव जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर आएगा। ठीक है, और अब ये वाली चीज़ जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि हम स्टार्टिंग पे देख के आए कि अल्फ़ा एक रेगुलर कर्व है, तो रेगुलर कर्व होने का मतलब कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डेरिवेटिव तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अगर ये डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो हमने इस तरह लिख लिया, यानी कि जी, और अब इसको हमने साबित करना है कि ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। इसको साबित करने के लिए ये देखें लिखा हुआ कि जी ऑफ एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी होता है। क्यों होता है, ये देखें कि हम सेकेंड ईयर में पढ़ के आए कि f और f का इन्वर्स ले लें, या फिर हम f इन्वर्स f ले लें। ठीक है, f इन्वर्स f ऑफ x ले लें, इसका आंसर जो है वो x के इक्वल आता है। ये हम सेकेंड ईयर क्लास में एक्सरसाइज 1.2 में देख के आए थे। ठीक है, इसी तरह हमें पता है कि g ऑफ r का जो इन्वर्स होगा ना वो क्या होगा, h ऑफ r होगा इन्वर्स। तो इस पर भी ये चीज़ अप्लाई होगी कि फंक्शन और इसका जो इन्वर्स है जब इसको हम लेंगे तो ये वेरिएबल आ जाया करेगा। ठीक है, जिस तरह ये वाला x आ जाता था ना इसी तरह ये वाला आ जाएगा। ठीक हो, अब दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा जी डी जी ओवर डी आर, और यहाँ पे आ जाएगा डी एच ओवर डी आर, और इक्वल टू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर के, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप टी के रिस्पेक्ट लेके चलना चाहते हैं टी के रिस्पेक्ट लेके चले जाएं। ठीक हो गया। अब दो चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और आंसर 1 आ रहा हो तो ना ये वाली चीज़ 0 के इक्वल होती है और ना ही ये वाली चीज़ 0 के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि देखें ना, अगर के यानी कि फ़र्ज़ किया मैं कहूँ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो अगर x 0 के इक्वल हो जाता तो फिर भी ये सारी चीज़ 0 के इक्वल हो जानी थी। अगर y 0 हो जाता फिर भी ये सारी चीज़ 0 के इक्वल हो जानी थी। ठीक है, तो अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और इसका आंसर 1 आ रहा हो तो इसका मतलब है ना तो x 0 है ना ही y। ठीक है, ये चीज़ भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी चीज़ भी ना, और यही तो हमने साबित करना था कि ये वाली चीज़ नॉट इक्वल टू 0 के है। ठीक हो गया, तो ये देखें ये चीज़ भी नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ भी नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमें गिवन थी और ये हमने यहाँ से इन्वर्स और इसको यूज़ करते हुए साबित कर दिया। अब दो चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों दोबारा
और नॉट इक्वल टू 0 हो तो उनका आंसर भी नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो इसका आंसर भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि डी बीटा ओवर डी आर ये वाली चीज़ भी नॉट इक्वल टू 0 आ गई। तो इस चीज़ के नॉट इक्वल टू होने का मतलब ये है कि ये भी हमारे पास एक रेगुलर कर्व होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास अल्फ़ा रेगुलर कर्व थी तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0 इक्वल नहीं। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि बीटा भी एक रेगुलर कर्व होगी। तो ये हमारे पास बीटा क्या है, ये हमारे पास कंपोजिशन है, किसकी कंपोजिशन ऑफ रेगुलर कर्व, अल्फ़ा की जो हम कंपोजिशन लेंगे विद इट्स पैरामीटराइजेशन। देखें यानी कि अल्फ़ा हमारे पास एक कर्व थी जो कि रेगुलर कर्व थी, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव था विद रिस्पेक्ट टू टी वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 था। फिर हमने एक जी ली, जी क्या थी, इसकी डी पैरामीटराइजेशन कर्व थी, डी पैरामीटराइजेशन थी। जब हम इन दोनों कर्व्स की जब हम कंपोजिशन लेंगे, यानी कि हमने कंपोजिशन क्या ली, ये वाली हमने कंपोजिशन ले ली, इसको हमने बीटा का नाम दे दिया। अब ये जो हमारे पास कर्व आएगी ना बीटा, तो बीटा भी हमारे पास जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो बीटा का डेरिवेटिव भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये भी हमारे पास जो होगी वो रेगुलर कर्व होगी, रेगुलर कर्व होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि अल्फ़ा जो कि रेगुलर कर्व थी और इसकी डी पैरामीटराइजेशन, इन दोनों की कंपोजिशन भी हमारे पास एक रेगुलर कर्व को ज़ाहिर करेगी, ठीक है। तो ये आ गया कंपोजिशन ऑफ रेगुलर कर्व विद डी पैरामीटराइजेशन यील्ड्स रेगुलर कर्व, वो भी आंसर रेगुलर कर्व आएगा, ठीक है। ये बाद में बताया गया है कि सी से डी तक इंटरवल जो है उसमें हमने एक रैंडम वैल्यू आर नॉट ली और इसी तरह ए से बी में हमने एक रैंडम वैल्यू टी नॉट ली, ठीक है। ये हमारे पास कर्व है और ये बीटा होगा, ये अल्फ़ा होगा। तो इसकी डी पैरामीटराइजेशन को हम इसको जी को लेके आएंगे, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा और ये पैरामीटराइजेशन और अल्फ़ा की जो कंपोजिशन होगी उसका आंसर भी एक रेगुलर कर्व ही आएगा, ठीक हो गया। और ये एग्जांपल आप लोग खुद करिएगा। और इसके बाद एक्सरसाइज को हम देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये रेगुलर कर्व है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, ये हमें अल्फ़ा ऑफ टी दिया गया है, हमने चेक करना है कि ये रेगुलर कर्व है कि नहीं। तो इसका आप सिंपली डेरिवेटिव ले लें। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब ये देखें कि ये आंसर किसी पे 0 बनता है या नहीं। तो जो मर्जी वैल्यू ले लें, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ टी, टी की कोई भी वैल्यू ले लें उस पर इसका आंसर 0 नहीं आएगा, उसके डेरिवेटिव का आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक रेगुलर कर्व है। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा। अब बाकी ये है कि वो कहता है कि इस वैल्यू पे आप टेंजेंट लाइन जो है उसकी इक्वेशन फाइंड करें। तो बस ये पॉइंट यहाँ पे पुट कर दें, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव लेके पॉइंट यहाँ पे पुट कर दें तो जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर दें तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलर कर्व्स। हमने चेक करना है कि कौन कौन सी रेगुलर कर्व्स हैं। तो इसका डेरिवेटिव लें, अगर वो किसी एक वैल्यू पे भी 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये रेगुलर कर्व नहीं। और अगर आंसर 0 आ गया, अगर आंसर 0 आएगा तो वो रेगुलर कर्व नहीं होगी, और अगर आंसर 0 नहीं आता तो वो रेगुलर कर्व होगी। तो ये देखिए पहले इसका बी वाले बीटा वाले को उठाया गया है, इसको सोल्व किया है। तो डी बीटा ओवर डी टी, डी थीटा, क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब ये देखें थीटा की वैल्यू 0 और पाई पे इसका आंसर 0 बनता है। तो इसका मतलब है बीटा इज़ नॉट रेगुलर कर्व, रेगुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हमने हर एक की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है, ठीक है, अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर। तो इसमें आप क्या करें कि पहले डेरिवेटिव जो हमने लिया था वहाँ पे पॉइंट ये वैल्यू पुट करें, पाई बाय 4 जो आएगी उसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट करें तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये बी बार सोल्व किया हुआ है। तो पहला और तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे। डेरिवेटिव लेंगे, अगर किसी वैल्यू पे आपको पता है कि डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो वो रेगुलर नहीं होगी, और अगर डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं आता तो वो रेगुलर कर्व होगी, ठीक है। डेरिवेटिव जो लिया है उसमें ये पुट करें वैल्यू थीटा की, और बाद में वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन के आ जाएगी, ठीक हो गया। और इसके आगे ये इसी तरह क्वेश्चंस हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है और एंगल हमने फाइंड करना है। ये सारी चीज़ें पीछे कवर करके आए तो आप इनको देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं टोपोलॉजी पे। टोपोलॉजी में हमारे पास सबसे पहले आएगा स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, ठीक है। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी क्या होती है? स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं आर और इसके नीचे ये एस और डी, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। अब ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में क्या हुआ करेगा, यानी कि आर
एस डी, इस स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में हमारे पास ये एक सेट होगा, इस सेट में हमारे पास खाली सेट तो लाजमी होगा और ये आर खुद ब खुद होगा, ठीक है ना। आर का मतलब रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स पे डिफाइन होती है, यानी कि ये टोपोलॉजी जो है ये रियल नंबर्स पे डिफाइन होती है। और यहाँ पे आल ओपन इंटरवल्स, जो तमाम ओपन इंटरवल्स है वो होंगे आल ओपन इंटरवल्स, आर ओपन इंटरवल्स एंड देयर यूनियन, और उनके यूनियन भी होंगे। वैसे जब हमने ऑल ओपन इंटरवल्स की बात कर दी तो देखें, फ़र्ज़ किया कि ये है ना, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, तो एक और ओपन इंटरवल ले लेता हूँ ये भी, तो इनका जो यूनियन होगा वो भी तो एक ओपन इंटरवल ही होगा, ओपन इंटरवल ही होगा ना, वो भी तो एक ओपन इंटरवल। जब हमने ऑल ओपन इंटरवल्स की बात कर दी है तो इनके यूनियन भी तो ज़ाहिर सी बात है कि ओपन इंटरवल ही होंगे, तो वो भी उसी में आ जाएंगे, ठीक है। आपने साथ अलहदा लिखना है तो लिख ले कि ऑल ओपन इंटरवल्स एंड देयर यूनियन, अगर नहीं लिखना है तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो अब देखें इस पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहली ये कि इसमें फाई और वो सेट होना चाहिए, तो फाई और आर दोनों यहाँ पे मौजूद है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। दूसरी देखें तो दूसरी हमारे पास होती है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो आप इसमें से 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी उठाएं, उनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में जो सबसे छोटी चीज़ आती होती है ना, तो इंटरसेक्शन हमेशा इसी में से आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन भी इसी में से आया करेगा। और तीसरी बात ये होती है कि इनके आर्बिट्रेरी यूनियंस लेते हैं, तो जब इनके यूनियंस भी इसमें सारे मौजूद है, ओपन इंटरवल का यूनियन ओपन इंटरवल ही आता है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगे, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी और हम कहेंगे कि आर एस डी ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, ठीक हो गया। अब टोपोलॉजी के अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो ओपन सेट होते हैं, ओपन इंटरवल। अब ये देखें टोपोलॉजी के द एलिमेंट्स ऑफ सेट, यहाँ पे लिख देता हूँ द एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी आर कॉल्ड ओपन सेट्स, ठीक है, इनको हम ओपन सेट कहते हैं। टोपोलॉजी के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम ओपन सेट कहा करते हैं। और इसके बाद एक रिमार्क ये है कि इन्फिनिट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स डज नॉट ऑलवेज ओपन सेट्स, ओपन इंटरवल। हाँ, आप कोई भी जितने मर्जी आप सेट्स ले लें, जितने मर्जी आप ओपन इंटरवल्स ले लें, जितने मर्जी आप ओपन इंटरवल्स लें, उनका यूनियन लेंगे हमेशा, यानी कि जितने मर्जी आप ले लें इनका यूनियन लेंगे तो हमेशा इसका आंसर एक यूनियन ही ओपन इंटरवल ही आएगा, ठीक है, इसका आंसर हमेशा एक ओपन इंटरवल ही। लेकिन अगर आप इन्फिनिट ओपन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, यानी कि अगर इन्फिनिट ओपन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ओपन इंटरवल ही आए, ठीक है, हर दफ़ा की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड ऑलवेज यूज़ किया गया है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड हमारे पास ऑलवेज यूज़ किया गया है। अब इसकी जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। ये देखें -1/n और 1/n, अगर इसको हम करें तो इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर हम इस इंटरसेक्शन को ओपन करने की कोशिश करें, इंटरसेक्शन n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है और ये हमारे पास -1/n से लेके +1/n आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम ओपन करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू 1 की तो -1 से 1 आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन फिर आ जाएगा -1/2 से लेके +1/2 तक, फिर इंटरसेक्शन और फिर -1/3 से लेके 1/3 तक। ये छोटी चीज़ हुई जा रही है क्योंकि 1 से तकसीम हो रही है, तो छोटा होता होता कहाँ तक जाएगा, जब ये इन्फिनिट को अप्रोच करेगा ये 0 से 0, यानी कि ये हमारे पास एट द एंड, जब हम इसे कहें कि एट द एंड जाके रुकेगा कहाँ पे, 0 पे, तो वो एक सेट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह आएगा तो इस तरह तो हम नहीं ना लिख सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी, तो सिंगलटन सेट आ जाएगा। तो ये वाली बात हो गई, यानी कि जब हम इन्फिनिट इंटरसेक्शंस लें तो इसका आंसर हमेशा ओपन इंटरवल नहीं आएगा। इनका ले लें, इनका आंसर ओपन इंटरवल ही आएगा, लेकिन जब हम इन्फिनिट की बात करें तो उस वक्त ओपन इंटरवल नहीं आएगा बल्कि एक सिंगलटन सेट आएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें क्लोज्ड सेट किसे कहते हैं, एक सबसेट जो कि x का हो, ठीक है, इज क्लोज्ड इन टाउ, वो टाउ में क्लोज होगा अगर a का कंप्लीमेंट ओपन है टाउ में। अगर a का कंप्लीमेंट टाउ में ओपन है तो फिर हम कहेंगे कि a जो है वो x में क्लोज है। देखें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ किया ये मैंने 5 ले लिया, ये मैंने x ले लिया, ये मैंने ले लिया 1, ये मैंने ले लिया 2 और ये मैंने ले लिया 1 2, ठीक है। ये मैंने एक टोपोलॉजी ले लिया, ये मैंने एक टोपोलॉजी ले लिया है, इसको मैं टाउ का नाम दे देता हूँ, टाउ 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने चेक करना हो कि ये सेट जो है इसका ओपन सेट है कि नहीं, यानी कि ये जो है ये ओपन सेट है कि नहीं, ओपन सेट है या नहीं,
ठीक है। तो मैंने ऊपर ओपन सेट की डेफिनेशन लिखवाई क्या कि एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी आर कॉल्ड ओपन सेट्स, ठीक है। तो ये देखें, ये इसका एलिमेंट है ना, ये इसका एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि ये ओपन सेट है, ओपन सेट है, ठीक है, ये ओपन सेट होगा। अब एग्जांपल के तौर पे अब इसको अगर मैंने ए का नाम दिया, ए का नाम, ठीक है, तो अब देखें अगर मैं ए का कम्प्लीमेंट लूँगा, इसके ऊपर ना मैं एक्स सेट ले लेता हूँ, एक्स सेट ले लेता हूँ, इसकी मदद से मैंने टोपोलॉजी बनाई है, ठीक है, इसकी मदद से मैंने टोपोलॉजी। अब देखें, अब मैं एक ए का कम्प्लीमेंट ले लूँ तो क्या आएगा, तो ए का कम्प्लीमेंट यानी कि ये 1 2 3 सेट था, ए ये है, ए के अलावा कौन सा आएगा, 1 3 आएगा, ठीक है। तो 1 3 इसमें है, यानी कि ए का कम्प्लीमेंट इसमें है नहीं है, तो मैं कहूँगा ए का कम्प्लीमेंट नॉट क्लोज्ड इन, नॉट यानी कि ए का कम्प्लीमेंट जो है वो ओपन सेट नहीं है, नॉट ओपन सेट, नॉट ओपन सेट। अगर ए का कम्प्लीमेंट ओपन सेट ना हो तो फिर मैं कहूँगा कि ए क्लोज नहीं है। दोबारा सुनिएगा, अगर ए का कम्प्लीमेंट जो है वो ओपन सेट ना हो तो ए जो है ये हमारे पास क्लोज सेट नहीं होता। एक और छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, वहां से समझ आएगी। देखें, अगर फर्ज किया मैं ए ले लूँ, हमारे पास ए मैं ले लूँ 3, ठीक है, ये मैंने सेट ले लिया। अब बी ले लेता हूँ, ठीक है, बी ले लेते हैं इसको। अगर मैंने एक बी ले लिया है, बी हमारे पास है 3, और मैंने चेक करना है कि ये क्लोज सेट है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि ये ओपन है कि नहीं, तो ये वाला एलिमेंट इस टाउ में बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा इज़ नॉट ओपन, बी इज़ नॉट ओपन, ये टाउ 1 में ओपन सेट नहीं है, ठीक है, ये टाउ 1 में ओपन सेट नहीं है। अब हमने चेक करना है कि ये क्लोज सेट है कि नहीं, तो बी का कम्प्लीमेंट लें, तो बी का कम्प्लीमेंट लें तो 1 2 3 पूरा सेट था, तो बी में सिर्फ 3 आ रहा है, तो इसका कम्प्लीमेंट 1 2 होगा, ठीक है। अब ये 1 2 जो है ये हमारे पास इसका यानी कि इसमें मौजूद है ना, यानी कि ये ओपन सेट है, ओपन सेट है, ओपन सेट है। अगर बी का कम्प्लीमेंट ओपन सेट है तो ये हमारे पास बी एक क्लोज सेट होगा, बी एक क्लोज सेट होगा। कहने का मतलब ये है, अगर बी का कम्प्लीमेंट, अगर किसी भी सेट, फर्ज किया मैं सेट को सी का नाम दे देता, डी का नाम दे देता हूँ, ठीक है, डी का नाम दे दिया। अगर कोई सेट डी है, अगर उसका कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में आए तो हम उसको क्लोज सेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर डी बिलोंग करता है, अगर डी बिलोंग करता है कहाँ से, एक्स में से, ठीक है, डी बिलोंग करता है एक्स में से, अगर डी का कम्प्लीमेंट जो है वो इस टाउ में से आए, टोपोलॉजी में से आए, तो मैं कहूँगा कि फिर ये क्लोज सेट है। यानी कि डी का कम्प्लीमेंट अगर टोपोलॉजी में आए तो मैं कहूँगा कि ये क्लोज सेट है। तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि अगर ए का कम्प्लीमेंट जो है वो टाउ में से आए, टाउ में से आने का मतलब है कि टाउ में ओपन सेट हो, ठीक है, कोई टाउ का एलिमेंट है तो उसको ओपन सेट ही कहते हैं ना। तो अगर ए का कम्प्लीमेंट टाउ में मौजूद हो, यानी कि टाउ का एलिमेंट हो, टाउ का ओपन सेट हो, तो फिर हम कहेंगे कि ए क्या है, ए क्लोज सेट है, ठीक है। तो सिंपल अल्फाज, अगर ई को चेक करना है तो ई का कम्प्लीमेंट अगर टाउ में आता हो, यानी कि ई का कम्प्लीमेंट अगर टाउ में मौजूद हो, ई का कम्प्लीमेंट यानी कि ओपन सेट हो टाउ में, तो हम कहेंगे कि ई जो है वो क्लोज सेट है। तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है, ये देखें, x 1 2 3 लिया गया था, इसकी एक टोपोलॉजी उन्होंने ली 5 x 1 2 3, ये टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे दुरुस्त कर ले, इसको मिटा के यहाँ पे 1 2 लिख ले, ठीक है ना, इसको दुरुस्त कर ले, ये हमारे पास एक टोपोलॉजी आ गई। अब हमने चेक करना है कि ये ओपन सेट, ये क्लोज सेट है कि नहीं, तो इसका कम्प्लीमेंट लें, तो जब इसका हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 इसका एलिमेंट है, यानी कि ये वाली चीज़ ओपन सेट है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ए जो है वो क्लोज सेट है, ठीक है। तो ये देखें, इसका कम्प्लीमेंट 1 आ गया, तो इज ओपन सेट ऑन टाउ, टाउ में ओपन सेट है, यानी कि ये वाली चीज़ टाउ का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि ए इज़ क्लोज्ड सेट इन टाउ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये वाली चीज़ लिखी गई है। अब ये क्या लिख दिया गया है, हाँ, अब ये 3 इंटरवल्स दिए गए हैं, इनको हमने चेक करना है, ठीक है। अब ये 3 इंटरवल्स दिए गए हैं, एक ये सेट दिया गया है, इसको हमने चेक करना है, इसको हमने चेक करना है, और इसको हमने चेक करना है, ठीक हो गया। और ये डी वाला दिया गया है, इसको भी हमने चेक करना है। एक इसको मैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ आप लोग को। एक्स सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3, इससे जो हमने टोपोलॉजी बनाई टाउ, वो हमारे पास आ गई 5 x 1 2 और 1 2, ठीक है। ये हमारे पास इसके ऊपर टोपोलॉजी आ गई। अब हमने चेक करना है कि ए जो है ये क्लोज है कि नहीं, और ए क्या है, 1 है, ठीक है। ए का कम्प्लीमेंट ले लें, सिंपल सी बात, ए का कम्प्लीमेंट लिया तो क्या आ गया, 2 और 3 आ गया,
2 और 3, 2 और 3 इसमें मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए इज़ नॉट क्लोज्ड, ए इज़ नॉट क्लोज्ड, क्लोज सेट या क्लोज्ड इन अ टाउ। ठीक है, ये वाला हो गया। अब दूसरा सेट हमें कौन सा दिया गया है, तो दूसरा हमें इंटरवल दिया गया है 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, ओपन 1 से 2, ओपन 1 से 2। और इसके लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, इसके लिए हम रियल नंबर्स लेके चल रहे हैं। एक मिनट, इसके लिए हम कौन सी चीज़ चल रहे हैं, इसके लिए हम आर स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। एक मिनट, एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। एक्स अगर को मैं लेके चलूँ, एक्स सेट में आर रियल नंबर्स लेके चलूँ, और टोपोलॉजी में कौन सी लेके चलूँ, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लेके चलूँ। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी होगी, एक हमारे पास 5 होगा, एक हमारे पास रियल नंबर्स का पूरा सेट होगा, और ऑल ओपन इंटरवल्स होंगे। ठीक है, ऑल ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स इसमें हमने चेक करना है। तो सबसे पहले ए को चेक करते हैं, क्या ये ए हमारे पास है कि नहीं। ठीक है, तो पहले ए का कम्प्लीमेंट लें। ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा कि तमाम रियल नंबर्स सिवाय 1 के, तो 1 के अलावा तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको इंटरवल्स की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 1 से लेके -इन्फिनिटी, और 1 शामिल नहीं करना, और यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखें ये क्या है, ओपन इंटरवल, ये भी क्या है, ओपन इंटरवल, दोनों का ओपन, यूनियन एक ओपन इंटरवल ही आएगा, यानी कि जो कम्प्लीमेंट है वो यहाँ से आ जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। तो जब कम्प्लीमेंट यहाँ से बिलोंग कर जाएगा तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये वाला लिखा हुआ है इज़ क्लोज्ड इन। आगे वाला क्या लिखा हुआ है, 1 और 2 लेना है, और 1 से भी ओपन और 2 से भी ओपन है। ठीक है, यानी कि अब हमने इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। तो पहले इसका कम्प्लीमेंट लेंगे। इसके कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि 1 से लेके -इन्फिनिटी तक शामिल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 नहीं शामिल तो वहाँ यहाँ पे 1 शामिल होगा। ठीक है, और यूनियन यहाँ पे 2 नहीं शामिल तो 2 शामिल हो गया, और ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 से लेके 2 तक, और इसका मतलब, इसका कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 1 से 2 तक निकाल दें बाकी सारे रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखें कि ये हमारे पास होगा कि नहीं। तो हमने कहा था कि इसमें ओपन इंटरवल्स है, ओपन इंटरवल्स है, और इसमें तो क्लोज चीज़ें भी आ गई, 1 पे क्लोज, 2 पे क्लोज, तो ये नहीं बिलोंग करेगा। कहाँ से ये चीज़ बिलोंग नहीं करेगी, कहाँ से, आर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से। ठीक है, आर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से। तो इस बिना पर हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्लोज्ड नहीं है। क्या नहीं है, क्लोज्ड नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरी एग्जांपल कौन सी है, 1 से 2 तक। ठीक है, सी जो है ये 1 से 2 तक है, ये वाली एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें अगर हम सी का कम्प्लीमेंट देखें तो क्या आएगा, 1 शामिल है तो कम्प्लीमेंट में 1 शामिल नहीं होगा, 1 से लेकर -इन्फिनिटी, और यूनियन 2 यहाँ पे शामिल नहीं है तो 2 यहाँ पे शामिल होगा, तो 2 से लेके +इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ गया, इसका मतलब है ये भी आर स्टैंडर्ड से बिलोंग नहीं करेगा, आर स्टैंडर्ड में से बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी क्लोज सेट नहीं है। ठीक है, डी वाला आ गया 1 से 2, डी वाला ये आप खुद करिएगा। ठीक हो गया, तो आपको भी करने को कुछ दिया जाए। इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करें, अगर इसका कम्प्लीमेंट वहाँ पे होगा तो फिर हम कहेंगे कि डी क्लोज है, अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे डी क्लोज नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। तो आज हमारा यही लेक्चर था, 4 बुक्स थी, 4 कोर्सेज थे, जिसमें हमारे अलजेब्रा 1, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, और एक ये हमने टोपोलॉजी पढ़ी है, और एक बुक और थी वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।